मैं नितेश कुमार मिश्रा, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DFE PG कॉलेज सिवान। आज हम मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक वर्ग का आगमन और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंडो ग्रीक, कुषाण आदि जो विदेशी आए उनके आगमन की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का काल एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि विदेशी शासक समूहों का आगमन और उनके द्वारा भारत में शासन की स्थापना की गई। यह प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। इस संदर्भ में विदेशी शासक वर्ग मात्र आक्रमणकारी के रूप में भारत नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने भारत में एक अस्थायी प्रकार की शासन की स्थापना कर दी थी। इंडो ग्रीक से इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और शकों के आगमन, पल्लवों के आगमन, कुषाणों के आगमन में यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही। विदेशी शासन की स्थापना के अंतर्गत लघु क्षेत्र शासन, बृहद क्षेत्र शासन, सभी तरह के शासन के पद्धति हमें दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर कुषाणों ने अंततः एक बृहद साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। आइए अब हम राजनीतिक क्षेत्र पर विदेशी शासक वर्ग के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा उसे देखते हैं। विदेशी शासक वर्ग ने भारत में एक अस्थायी प्रकार के शासन की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनैतिक, सैनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया है। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी शासक वर्गों ने शासक के विभिन्न नवीन दृष्टियों को प्रस्तुत किया, जो बाद में के दिनों में गुप्त काल तक भी निरंतर बनी हुई रहती है। कुषाणों ने राजत्व के देवीय सिद्धांत के अंतर्गत देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसे मौर्यों के काल में अशोक की उपाधि देवनामप्रिय यानी देवताओं के प्रिय से भिन्न दृष्टिकोण के रूप में समझा जा सकता है। राजत्व के देवीय सिद्धांत के संदर्भ में मनुस्मृति में एक उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि शासक का सम्मान करना चाहिए, यदि वह बालक हो तब भी, क्योंकि वह महान ईश्वर है जो कि मानव के रूप में पृथ्वी पर शासन कर रहा है। बाद के दिनों में गुप्त शासक की भी राजत्व के देवीय सिद्धांत से प्रभावित रहे हैं। गुप्त शासकों की इंद्र, कुबेर, विष्णु इत्यादि से तुलना इस दिशा में हमें काफ़ी कुछ संकेत देते हैं। विदेशी शासक वर्गों ने भारत में छत्र व्यवस्था का विकास किया। यद्यपि छत्र व्यवस्था को सर्वप्रथम अखमनी शासकों के द्वारा, जिसने प्रथम शासक डेरियस प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अस्थायी रूप का था। 200 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में छत्र व्यवस्था की शकों द्वारा शुरुआत हुई, जिसमें कुषाणों द्वारा इसे सुदृढ़ीकरण प्रदान किया गया। यह प्रांतीय व्यवस्था थी जिसके प्रमुख क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि धारण किया करते थे। कुषाणों ने भारत में देवकुलों की स्थापना की परंपरा भी शुरू की। यह मूल शासकों की मूर्तियों की एक गैलरी होती थी। कुषाणों के द्वारा देवकुलों की स्थापना की एक परंपरा विकसित की गई, जो मुख्यतः मृत शासकों की मूर्तियों की एक परंपरा होती थी, एक गैलरी होती थी। मथुरा अभिलेख में होविस्क के पितामह के देवकुल का उल्लेख मिलता है। द्विराज की संकल्पना का उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में विकास हुआ। इसके अंतर्गत मुख्य शासक के साथ साथ शासन के लिए उसके भाई या पुत्र या पौत्र आदि की सहभागिता होती थी, जैसे होविस्क और कनिष्क की, चष्टन और रुद्रदामन की। विदेशी शासक वर्गों ने युवराज की संकल्पना का विकास किया, जिसके अंतर्गत युवराज के द्वारा शासन का दृष्टिकोण था। उत्तर पश्चिमी भारत में युवराज की संकल्पना की परंपरा का विकास भी हुआ। यह मौर्योत्तर काल में ही देखते हैं। यवनों द्वारा स्थापित स्ट्रेटोगोस अथवा व्यवस्था, जो सैनिक गवर्नर का प्रतीक था, उसकी आगमन होते हुए देखते हैं। विदेशी शासक वर्गों ने भारत में राजनैतिक प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की थी, जैसे पश्चिमी क्षत्रप के शासन में आहार इकाई की स्थापना, जो कि जिले स्तर की इकाई थी। विदेशी शासक वर्गों ने भारत में नवीन प्रकार के आधिकारिक संवर्ग की स्थापना की, जैसे ग्रीक शासक में गेरिडावर, जो कि जिला स्तर का एक अधिकारी था। विदेशी शासक वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिष्ठित उपाधियों को ग्रहण किया गया, जैसे कि चक्रवर्ती, अधिराज आदि आदि, और मुख्य रानी हेतु अग्रमहिषी, महादेवी जैसी उपाधियों को भी धारण करते हुए देखते हैं।
विदेशी शासक वर्ग द्वारा विभिन्न करों को लगाए जाने का भी हम प्रमाण देखते हैं। जैसे जूनागढ़ शिलालेख में बलि, भाग और शुल्क जैसे करों का उल्लेख मिलता है। विदेशी शासन के अंतर्गत स्थानीय शासन में परिषदों का उल्लेख मिलता है, जैसे निगम, सभा आदि। इस प्रकार हमें राजनीतिक क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसे हमने देखा। अब हम सैन्य क्षेत्र पर पड़े प्रभावों को देखते हैं। विदेशी शासक वर्गों का सैन्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान घुड़सवार सेना का विकसित रूप देखने को मिलता है। इसके पूर्व घोड़ों का प्रयोग मुख्यतः रथों के साथ किया जाता था। अब घोड़ों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है। विदेशी शासकों वर्गों के द्वारा विकसित घुड़सवार सैनिक तकनीक के अंतर्गत जिन, रकाव, पैर रखने की जगह, लगाम, परिधान, टोप, लंबा कोट, बूट आदि दृष्टिकोण होते हैं। गुप्तों ने कुषाणों की घुड़सवार सेना की तकनीक को अपनाया है, जो गुप्तों की शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार बना रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैन्य क्षेत्र में भी विदेशी आगमन का काफ़ी प्रभाव हमें आगे भी देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी शासक वर्गों का व्रत क्षत्रिय के रूप में भारतीय समाज में प्रवेश हुआ। पतित क्षत्रिय, व्रत क्षत्रिय विदेशी शासक वर्गों द्वारा भारतीय धर्मों को अपनाया गया। मिनांडर, कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि वो यहीं के समाज में समाहित होते हैं, यहीं के धर्म के साथ वो जुड़ते चले जा रहे हैं। विदेशी शासक वर्गों ने व्यापार क्षेत्र के विकास को प्रभावित किया था। विदेशी शासक वर्गों ने भारत में मुद्रा का विकास में योगदान दिया। हम देखते हैं कि सोने के काफ़ी अधिक सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए, कुषाणों के द्वारा चलाए गए, तांबे के सिक्के चलाए गए, प्रोटीन के सिक्के, शीशे के सिक्के आदि इन शासकों के द्वारा चलाए गए हैं। विदेशी शासक वर्गों ने भारतीय कला पर काफ़ी प्रभाव डाला। भारतीय कला का संरक्षण देने में मथुरा कला को शक व कुषाणों द्वारा संरक्षण मिला। गांधार कला जो कनिष्क के समय में काफ़ी पल्लवित हो रही थी, कनिष्क के द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण का भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और सबसे बड़े बुद्ध प्रतिमा भी जो पहाड़ को काटकर हमें बनाई गई थी वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में इसी काल में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कला के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान और प्रभावित करने वाला योगदान रहा है। विदेशी शासक वर्गों ने भारत के सामाजिक जीवन के कई अन्य पक्षों को भी प्रभावित किया है, जैसे भाषा क्षेत्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रंगमंच का क्षेत्र आदि। इन सभी क्षेत्रों को उन्होंने हर संभव प्रभावित करने का कोशिश किया है और कहीं ना कहीं अपने विचारों को इसमें समाहित करने का भी काम किया है। विदेशी शासक वर्गों ने संस्कृत भाषा की काव्य शैली का भी विकास किया। इसे विशुद्ध संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत की काव्य शैली की पहली अभिलेखीय अभिव्यक्ति रुद्रताम्न के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलती है, जबकि संस्कृत साहित्य में संस्कृत की काव्य शैली का प्रथम प्रयोग अश्वघोष, कनिष्क के दरबार में एक कवि हैं, की रचना सौंदर्य नंदन में मिलती है। इस प्रकार हमने विदेशी शासकों का आगमन, कुषाणों का, पल्लवों का, ग्रीकों का आदि के आगमन का भारत के राजनीतिक व्यवस्था पर, भारत के सामाजिक व्यवस्था पर, भारत के आर्थिक क्षेत्रों पर और भारत के सैनिक क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, इसे अभी हम लोगों ने देखा है। और इसमें हमने देखा कि समाज के विभिन्न तबकों के साथ अगर देखा जाए तो वो यहाँ के धर्म के साथ, जाति के साथ खुद समाहित होते गए और वो यहाँ पर आक्रमण करने के पश्चात यहीं के निवासी, अस्थायी निवासी बनकर अस्थायी रूप से शासन करने लगे और इनका शासन करने का प्रभाव आगे के शासकों में भी, आगे के शासन में, गुप्त वंश में भी हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।